नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मशहूर शायर गुलजार साहब का एक शेर है। गुलजार साहब कहते हैं कि दिल पर दस्तक देने ये कौन निकला है, दिल पर दस्तक देने ये कौन निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में। और ये संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण एक होकर ये दस्तावेज तैयार किए हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज ध्यान में रख के हम एक एक करने जा रहे हैं। ये शेर और ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कि हमारी सरकार आने वाली है, क्या कहता है? कहीं तो कोई आहट है जो धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। कोई ऐसी हलचल है जो धीरे धीरे अब सामने आने लगी है। कहीं दूर एक बदलाव की आवाज क्या सुनाई देने लगी है। क्यों लोग कहने लगे हैं कि पेटी बांध लीजिए, वक्त आ गया है। राहुल गांधी डटे हैं कि इस देश का जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है, ये साबित करने में जुटे हुए और 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और आज फिर उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। सवाल ये उठता है कि जिन राहुल गांधी के सब आरोपों को सिरे से नकार रहा चुनाव आयोग, सिरे से नकार रही बीजेपी, अचानक वही चुनाव आयोग राहुल गांधी की बात मानने को तैयार हो जाता है और फैसला लेता है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उसकी तालाबंदी की मुहिम शुरू करता है। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद करें। अब राहुल गांधी को कुछ कहने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी की जीत इसमें साफ साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी या मौजूदा सरकार, इसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है? इसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो संस्थान है, सरकारी संस्थान, संवैधानिक संस्थान, उन पर जो कंट्रोल हो गया, वो चाहे जांच एजेंसियां हो चाहे चुनाव आयोग हो। लेकिन वो संस्थान अगर नेता विपक्ष की बात मानने लग जाए तो इसमें क्या आहट सुनाई नहीं देती? अगर नेता विपक्ष मंच से कह रहा है कि मुझे चुनाव आयोग के अंदर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, तो क्या ये कोई बदलाव की आहट का संकेत नहीं है? वो चाहे डर से हुआ चाहे कुछ भी हो, लेकिन साथ तो मिलना शुरू हुआ है, साथ तो आने शुरू हैं। कहा जा रहा है कि जो उस दिन कर्नाटक के इलेक्शन कमिश्नर की जो चुनाव आयुक्त की जो चिट्ठियां राहुल गांधी ने दिखाई, जो उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी, वो चुनाव आयोग के अंदर से ही उन्हें मिली थी। दूसरी तरफ ये आप स्क्रीन पे देखिए, दृश्य है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में, शायद महाराष्ट्र में है, कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता, जी हाँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रकाश मामा पगारे इनका नाम है, इन्हें बीजेपी के लोग
जबरदस्ती साड़ी पहना रहे हैं। और बेशर्मी उनकी इतनी है कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अपनी छाती पे लगा के घूम रहे हैं। प्रकाश मामा पगारे की गलती क्या थी? उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी के डिसीजंस की बुराई की थी, आलोचना की थी। मैं इस बदलाव की बात से इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि बदलाव के संकेत वहां मिलते हैं जहां सत्ताधीश के चेहरे पे उसके कामों पर फ्रस्ट्रेशन दिखने लग जाए। ये बीजेपी के अंदर फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा है। जब सत्ताधारी पार्टी गुंडई पे उतर आए, इस तरह की गुंडई पे कि 75 साल की उम्र की भी लिहाज ना करे, तो समझ लो कि वो भी समझ चुकी है, पार्टी जो सत्ता में बैठी है, कि मेरा काउंटडाउन, रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सारे संकेत क्या है? ये संकेत वहीं लीड कर रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि सीट की पेटी बांध लीजिए, तूफान आने वाला है। जहां सरकार को हर चीज, अपने फैसले को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए पब्लिसिटी का सहारा लेना पड़ रहा है। जीएसटी कट को लेके मंत्रियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, नेताओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से कोई रिटायरमेंट ना मांग ले, रिटायर की मांग ना कर ले, इसलिए उनके जन्मदिन पर करोड़ों रुपया मैसेजेस और एडवर्टीजमेंट खर्च कर दिया जाता है, वो भी सत्ता में 11 साल रहने के बाद। तो ये यही दर्शा रहा है कि जमीन दरअसल नीचे की खिसक रही है। और विपक्ष, जो एक तरह से भी राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, यूं लग रहा है कि उसे वो वक्त आ गया है जहां मुद्दों की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मुद्दे खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। आज की डेट में राहुल गांधी का यूं एक सिस्टम लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो बात सही निकल रही है और सरकार मानने को मजबूर हो रही है। इसी तरह का एक फैसला था जातिगत जनगणना का। राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया तो मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में सरकार मान गई। ये भी कब मानी? जब सत्ता में 11वां साल शुरू हुआ। अब राहुल गांधी वहां रुकने वाले नहीं थे। अब जातिगत जनगणना से आगे निकलकर कांग्रेस और सहयोगियों ने अब ईबीसी का, ओबीसी के बाद ईबीसी का मुद्दा उठा लिया है। सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ, पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। अब देखिए, जब बदलाव की आहट आने लगती है तो पुराने कर्म भी सामने आने लगते हैं। कैसे, किस स्कीम के जरिए और किस रणनीति के जरिए यूपीए सरकार को बेदखल किया गया और कैसे बीजेपी सत्ता में आई, इस पे 11 साल में बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं। हमने भी कही हैं, आपने भी सुनी हो। लेकिन उन सब चीज़ों में शामिल लोग अब खुद जब सामने आने लग जाए, तब भी आप समझ लीजिए कि बदलाव तय माना जा सकता है। बहुत बड़ा भरोसा जी।
आपको नहीं पता है, आप यहाँ हो, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना तो लाखों रुपया खर्च करके हमने उत्सव मनाया था। मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन हमने किया था। ये जो आकर के डायलॉग बोले थे ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। वो गंगा माँ का आंदोलन हमने किया था, माहौल हमने खड़ा किया था जिसमें ये बोले थे। मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन करके उनको मटिया मेट किया। इनको लेके आए हम लोग, यही सोच के ले आए थे कि ये गौ माता की हत्या बंद करेंगे और हमारी जो बाकी बातें हैं उनको सुनेंगे, लेकिन चाय वाला ही रह गया, गाय वाला नहीं। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमने खुद पूरा मैदान तैयार किया था, गंगा पुत्र से लेके सब कुछ। घबराइए मत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अन्ना हजारे के मुंह से भी सच तो निकलेगा। आज नहीं तो कल अन्ना हजारे के मुंह से भी सच तो निकलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में इस वक्त जो चल रहा है, अगर उसको निचोड़े, उसको एक दूसरे के साथ कड़ियां जोड़ के देखें तो सिग्नल तो सॉलिड है, सिग्नल तो बहुत ज़बरदस्त है। अब इंतज़ार इस चीज़ का है, जो आहट सुनाई दे रही है वो आहट दरअसल कितनी दूर से आ रही है, उसकी दूरी कितनी है या वो कितना नज़दीक है। देश का नेता विपक्ष एक दिन एक छोटा सा ट्वीट करता है जिसमें लिखता है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेनजी के साथ मैं खड़ा हूं। ये 3 लाइन लिखने से या 3 वो लिखने से इस देश की राजनीति में हलचल मच जाती है। उन्हें, जिन्हें सत्ता जाने का डर है, वो ये 3 शब्दों में से भी सबसे ज्यादा वो शब्द चुभता है जिसमें लिखा गया जेनजी, वो वाक्य चुभता है। क्योंकि जेनजी वो ब्रीड है या वो युवा शक्ति है जिसने हमारे पड़ोस में सत्ता पलट के रख दी। तो यहां सत्ता जाने का डर जिनको है वो इस चीज से खूब उछल पड़े कि जेनजी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने क्यों किया। राहुल गांधी, कांग्रेस ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। बीजेपी आज भी उसको लेकर बवाल कर रही है, लेकिन राहुल गांधी का इफेक्ट धीरे धीरे, जो वो मुद्दे उठा रहे हैं या जिस राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं, वो इफेक्ट धीरे धीरे नजर आने लगा है। देश का युवा उत्तराखंड की सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरा है और उसमें वही जेनजी है जिसका आह्वान राहुल गांधी ने किया। वो पेपर लीक और पेपर चोरी के खिलाफ लगातार उत्तराखंड जैसे राज्य के अलग अलग शहरों से तस्वीरें भेज रहा है जहां युवा सड़कों पर उतरकर सरकार को पेपर चोर कह रहे हैं। दूसरी तरफ लद्दाख में यही जेनजी अपनी स्टेट को स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे। वहां हालांकि प्रदर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हिंसक हो गया, जिसमें कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ। सुना है बीजेपी का दफ्तर भी फूंक दिया गया, जिसके बाद वहां के जो एक वो है सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, जिनके सपोर्ट में ये सब छात्र उतरे थे, उन्होंने अपने अनशन जो 15 दिन से चल रहा था उसे भी तोड़ दिया, शांति की अपील करते हुए। लेकिन युवा सड़कों पर उतरने लगा है, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लिए दिक्कत ये है कि ये सब अगर 14वें साल में हो रहा होता तो समझ में आता। ये तीसरी टर्म के पहले ही साल में अब ये सब हो रहा है तो दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि अंदर लड़े या बाहर लड़े। अंदर भी खींचने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, बाहर भी खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये पहली बार है 11 साल में कि मोदी जी पर इतना बड़ा हमला हो रहा है और सो कॉल्ड सहयोगी शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि जिस शख्स को पप्पू पप्पू कहकर इतने साल तक दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल आज के वक्त में वो पप्पू इतना बड़ा नेता बन गया है कि चप्पू चला रहा है और उस चप्पू की चपेट में सब कुछ लिपट रहे हैं। इसलिए बेहतर है
कि जो चप्पू मोदी जी पे चल रहा है उसकी लपेट से अपने आप को बचाया जाए, पीछे रहा जाए। ये बात कांग्रेस को भी समझ में आ रही है, इसलिए कांग्रेस भी जो हमला कर रही है वो सीधा मोदी और बीजेपी और संघ पे कर रही है। ना नायडू का जिक्र करती है, ना वो पासवान का, चिराग पासवान का जिक्र करती है, ना जयंत चौधरी का जिक्र करती है। हाँ, नीतीश कुमार का जिक्र जरूर करती है क्योंकि वहाँ चुनाव है, उस राज्य में चुनाव लड़ना है। अब आपको मैं कुछ तस्वीरों से भी बताता हूँ, क्योंकि मैं, जो मेरे पुराने जानने वाले, पुराना मुझे देखता है, सब जानते हैं कि मैं हर बार ये कहता हूँ कि तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा अच्छी कहानी बयां करती। तो मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए भी ज़रा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कॉन्फिडेंस होता है, जब आत्मविश्वास बढ़ा होता है किसी पार्टी का, तो वो उसके हर कार्यक्रम में झलकता है। पिछले 10 साल से आप देखते थे कि बीजेपी के जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें उनका कार्यकर्ता हो, उनका नेता हो, एक अजीब सा आत्मविश्वास लेके आता था। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि मोदी जी वही पुराना पीआर स्टंट कर रहे हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं, वही पुराना अंदाज उनका दिख रहा है, कोई नयापन उसमें उनमें नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में एक जान आपको दिख रही है। आज पटना में सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग थी, आपको मालूम है। ये पटना की सड़कों पे देखिए, कहा जा रहा है कि दशकों बाद पटना की सड़कों पर इस तरह से कांग्रेस के झंडे दिखाई दिए तो एक वहां पर अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ जो पुराने कांग्रेसी है वो इमोशनल हो गए थे, कुछ नए लोग देखकर खुश भी हुए कि कम से कम बिहार में भी, पटना में भी वो झंडे वापस दिखाई देने लगे जिनका जिक्र उनके माता पिता किया करते थे या दादा दादी किया करते थे। राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहला धन्यवाद वहां के युवाओं का करते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा कामयाब हुई, और उसका सबसे बड़ा श्रेय बिहार के युवाओं को देते हैं। हालांकि उसमें औरतें भी शामिल हुई थी, किसान भी शामिल हुए थे, दूसरे भी शामिल हुए थे, लेकिन राहुल गांधी का फोकस वही जनरेशन जेड और जनरेशन वाई है। फिर अब इस सीडब्ल्यूसी की बैठक के कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो देखना भी जरूरी है। अब ये देखिए, ये मेन स्टेज की फोटो है जहां बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठे हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए राहुल गांधी के नजदीक आते चेहरों पर और राहुल गांधी से दूर जाते चेहरों पर। नजदीक आते चेहरों पर है जो राउंड सर्कल है, कौन है? गौरव गोगोई हैं, सचिन पायलट है, अजय माकन है और कुछ और। मैंने 3 इसीलिए दिखाई, ये 3 मेन है। और जरा अभी जो ब्लू एरो से मार्क है इनके वो चेहरे देखिए, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, मीरा कुमार, जयराम रमेश। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी बता रही कि कांग्रेस के अंदर भी जनरेशनल शिफ्ट, जो डिमांड बहुत वक्त से की जा रही थी, हो नहीं रहा था, लेकिन अब हो रहा है। इस मंच पर आपको सचिन पायलट दिख सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत नहीं दिख रहे होंगे। सलमान खुर्शीद जैसे चेहरे, मीरा कुमार जैसे चेहरे धीरे धीरे मेन डाइस से बाहर होते जा रहे हैं और नए और युवा चेहरे सेंटर में आते जा रहे हैं। अब एक ये तस्वीर है, ये मधुसूदन मिस्त्री और दीपेंद्र हुड्डा की। ये तस्वीर भी अपने आप में पूरी कहानी है। कांग्रेस फिलहाल युवा और तजुर्बा और अनुभव दोनों को साथ लेकर चल रही है। वो बीजेपी की लाइन पे नहीं है कि जहां जो बुजुर्ग हैं, जो तजुर्बेकार थे, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। एक तो इस तस्वीर से ये मैसेज जाता है, लेकिन दूसरा मैसेज ये भी आता है कि अब बदलाव की शुरुआत कांग्रेस के अंदर हो चुकी है। एक वक्त कांग्रेस में ये था कि जहां सीनियर बैठे हों, ये नए चेहरे उसके आसपास नहीं दिखाई देते थे, लेकिन आज दोनों एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं।
फिर आपको एक तस्वीर और देखनी चाहिए। ये तस्वीर देखिए, ये नई कांग्रेस का नया चेहरे हैं, नई कांग्रेस का नया चेहरा समझ लीजिए। अगर आप उम्र दराज के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ दो चेहरे बीच में, एक रंधावा और एक ये दूसरे नेता हैं जो थोड़े से उम्र में लग रहे हैं। बाकी सब चेहरों को देखिए। रोजमर्रा की जिंदगी में, आम जिंदगी में हम इन्हें युवा कहें ना कहें, लेकिन राजनीति में ये सब युवा है, राजनीतिक रूप में इन युवा की कैटेगरी में आते हैं। और ये CWC उन 117 मेन कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग लीडर्स में है जो इस एक्सटेंडेड CWC में आए थे। ये, और सबसे बड़ी बात है कि एक तस्वीर और है जो आपको देखनी चाहिए। वो तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल की। इनके चेहरे पर स्माइल। जितनी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इन सब तस्वीरों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि चेहरे पर जो मुस्कुराहट है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो गूगल पे जाइए, जो 2000 कहाँ, माफ कीजिएगा मैं सन भूल गया, रायपुर में और उदयपुर में जो हुए थे सम्मेलन, वहां की तस्वीरें कांग्रेस नेताओं के चेहरों की देखिए और इन तस्वीरों को देखिए। आपको खुद समझ में आएगा कि कांग्रेस कितनी बदल चुकी है और कांग्रेस किस तरफ जो है, कितना बदलाव की तरफ जा रही है और बहुत जल्द कांग्रेस का क्या चेहरा होने वाला है। और दूसरी तरफ बीजेपी के पुराने देखिए, अगर और कुछ नहीं तो आप मोदी जी के रोड शो देखिएगा, पुराने रोड शो देखिएगा और अब के रोड शो देखिएगा, आपको फर्क साफ दिख जाएगा। जहां पहले भीड़ संभलती नहीं थी, अब भीड़ लाई जाती है और एक एक करके लाइन में खड़ी की जाती है। हालांकि पहले भी भीड़ लाई ही जाती थी, लेकिन अब तो लाकर भी इतनी नहीं जुट पा रही कि रोड शो में मोदी जी जो जलवा दिखाना चाहते थे वो दिखा पाए। फोटोग्राफी, कैमरा प्रेम से लोग अब उब चुके हैं। अब तो लोग पता नहीं क्यों ये कहने लगे हैं कि बड़े बड़े शौक रखने वाले चाय वाले से कहीं लाख दर्जे अच्छा गरीबों का दर्द सुनने वाला युवराज है। तो ये आहट नहीं तो क्या है। नमस्कार।